हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी में। हम लोग देख रहे हैं 108 दिन की सीरीज़, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आने वाले जो सभी प्रश्न होते हैं उनको हम लोग नोट्स के फॉर्म में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड किया जा रहा है जिसमें आपको कुछ डेटा दिए जा रहे हैं। हर दिन आपको उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ डेटा दिए जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी पॉइंट्स बताए जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं ये है प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, पिछले लेक्चर में आप लोगों को मैंने एंड किया था, कुछ प्रमुख घराने बताए थे मैंने। घराने पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको तब पता चलेगा जब आप लोग कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करेंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ज़रूर से करिए। जो भी आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, जो भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश लेक्चर के साथ साथ कंटिन्यूएशन में करते रहना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक ये है प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है, कुछ नाम थोड़े डिफरेंट होंगे क्योंकि ये लोकल नाम है। जो भी जनजाति या लोगों के साथ जो एक लोगों का समूह होता है उससे रिलेटेड है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से रिलेटेड है, इसलिए नाम थोड़े डिफरेंट हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पूर्वांचल रीजन के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं। फर्स्ट है कहरुआ, जो कि कहारों द्वारा, ठीक है, तो जो कहार जाति के द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसको कहरुआ कहते हैं। इसके बाद आता है नटुआ, जिसको नकटोरा भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि रोल रिवर्सल किया जाता है, जिस तरह से महिलाएं जो होती हैं वो पुरुषों की वेशभूषा में आके एक तरह से एक नाटक प्रेजेंट करती हैं, एक नृत्य करती हैं। इसको नटुआ या फिर नकटोरा कहा जाता है पूर्वांचल रीजन में। उसके बाद आता है धोबिया। ये धोबी जो प्रजाति होती है, मतलब जो जाति होती है धोबी लोगों की, उनके द्वारा एक विशेष नृत्य किया जाता है जिसको धोबिया कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूर्वांचल का ही नृत्य है। उसके बाद आता है कटघोड़वा, जिसमें एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल घोड़े के साथ एक डांस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जो लोक नृत्य हैं ये पूर्वांचल से रिलेटेड। ठीक है, यूपी के ईस्टर्न साइड जो भी मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट्स बताई थी उन सभी में ये पर्टिकुलर लोक नृत्य किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र वाला रीजन। तो मैंने आपको बताया था कि सोनभद्र और मिर्ज़ापुर वाले रीजन में, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, एक विशेष जो जनजाति पाई जाती है, इसका टेबल भी आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो जनजाति के द्वारा जो लोक नृत्य किए जाते हैं उनमें से प्रमुख हैं चौलर, ढरकहरी, शैला, जिसको शैरा नृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो शैला या फिर शैरा, कर्मा नृत्य, ये सभी मिर्ज़ापुर और सोनभद्र रीजन में होने वाले नृत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नाम देख सकते हैं आप, थोड़े डिफरेंट हैं, लोकलाइज तरीके से नाम रखे जाते हैं। जो भी रीजन को बिलोंग करते हैं वहाँ पे कुछ अलग नाम से इनको रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे चौलर, ढरकहरी, शैला या फिर शैरा इम्पॉर्टेंट है, ये इसको याद कर लीजिए। ये मिर्ज़ापुर और सोनभद्र रीजन में नृत्य किए जाते हैं। कर्मा नृत्य भी है, वो यहीं का फेमस है। नेक्स्ट आता है अवध क्षेत्र। ठीक है, यहाँ के कुछ प्रमुख नृत्य हैं ढेडिया, बहरूपिया, नौवा, डफला, डफला इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, डफला, सुराही नृत्य, जोगनी, जो कि रामनवमी में नृत्य पेश किया जाता है, जोगनी, और फरुहाई, जो अहिरों द्वारा, अहिर की जो जाति होती है उनके द्वारा एक फरुहाई नृत्य जो है ये किया जाता है अवध क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ पे डफला इम्पॉर्टेंट है, सुराही इम्पॉर्टेंट है, जोगनी वेरी इंपॉर्टेंट, और फरुहाई भी आप लोग याद कर सकते हैं, नौवा याद कर सकते हैं। यहाँ पे ये अवध क्षेत्र से रिलेटेड है। उसके बाद आता है बुंदेलखंड रीजन। यहाँ पे बहुत सारे नृत्य हैं जैसे कि चंगोलिया, ढिमिराई, जवारा, जवारा इम्पॉर्टेंट है। फिर बरेंडी आता है जो कि लठमार होली की तरह ही नृत्य किया जाता है। दीप नृत्य किया जाता है, राई नृत्य किया जाता है, कुम्हारी नृत्य होता है, सौरा, जिसको शायरा भी कहा जाता है। ठीक है, सौरा, शायरा, ख्याल नृत्य, कानरा, पाई डंडा और मोनिया, ये सभी नृत्य जो हैं ये बुंदेलखंड रीजन के नृत्य हैं। जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। इसको 2-3 बार रिवाइज़ करिए क्योंकि आपको हर दिन कुछ टेबल प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि डेटा आपके पास बहुत सारा है।
बट याद आपको करना पड़ेगा। 2-3 बार उसको रिवाइज़ करते रहिए और कोशिश ये करिए कि एक शॉर्ट नोट्स टाइप का खुद से बनाते रहिए, ठीक है। जहाँ भी आपको लगता है कि ये पॉइंट लिखना चाहिए तो वहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, और जैसे आप नोट डाउन करेंगे आपको एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक बार आपको याद हो जाएगा, उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप रीड करेंगे तो उसके बाद रिवाइज़ हो जाएगा, ठीक है। तो ये करते रहिए। यहाँ पे आता है सौरा, शायरा इम्पॉर्टेंट है, ख्याल नृत्य इम्पॉर्टेंट है, पाई डंडा इस पे भी प्रश्न बनता है, मौनिया, कुम्हारी, दीप नृत्य, जवारा, ठीक है। ये बुंदेलखंड रीजन के कुछ प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट आता है ब्रज। तो ब्रज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है लठमार होली, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे चरकुला नृत्य होता है जिसमें, ठीक है, इसी को घड़ा नृत्य भी किया जाता है। इसमें अलग अलग शेप के और साइज़ के घड़े जो हैं वो सिर पे रखे जाते हैं, एक से ज़्यादा घड़े रखे जाते हैं सिर पे, ज़्यादातर महिलाओं द्वारा किया जाता है। चरकुला नृत्य ब्रज का फेमस है। इसके बाद आता है झूला नृत्य, रास नृत्य, मयूर नृत्य और रासक दंड, ठीक है। ये सभी नृत्य जो हैं ये ब्रज से रिलेटेड हैं, इनको भी आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी प्रमुख नृत्य थे मैंने आपको बता दिए, क्षेत्र के हिसाब से बताए हैं। यहाँ पे मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट के नाम नहीं बताए हैं कि इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में ही ये प्रमुख नृत्य होता है, इसलिए नहीं बताया क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे जो नृत्य होते हैं वो डिवाइड नहीं होते हैं। यहाँ पे रीजन के बेसिस पे नृत्य जो हैं वो डिवाइड होते हैं, ठीक है। ब्रज की अगर होली फेमस है तो अवध की रामनवमी में जोगनी नृत्य जो है वो फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन का फ़र्क पड़ता है। ब्रज के रिलेटेड जो भी नृत्य हैं वो मैंने आपको बताया। इसके साथ ही बुंदेलखंड रीजन, बुंदेलखंड का जो रीजन है, ठीक है, इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण ज़िले आते हैं बुंदेलखंड रीजन में, ये है चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ठीक है। तो जो भी बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है जो कि एमपी को बॉर्डर कर रही है, और साउथ वेस्ट यूपी का जो एरिया है वहाँ पे आता है बुंदेलखंड रीजन, ठीक है, साउथ वेस्ट यूपी। ये प्रमुख नृत्य हैं वहाँ के, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर अवध का क्षेत्र आता है, अयोध्या से नियर बाय जो भी रीजन होते हैं वो अवध का क्षेत्र है। इसके भी जो प्रमुख नृत्य हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर आता है यहाँ पे मिर्ज़ा सोनभद्र वाला रीजन और पूर्वांचल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख कवि जो हुए हैं और उनके कुछ उपनाम हैं। इन पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं और एक नॉलेज के लिए भी, जानकारी के लिए भी आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो कवि हैं ये हैं मलिक मोहम्मद। यहाँ पे हम लोग, ठीक है, तो जो हिस्ट्री से जो कैरेक्टर्स हुए हैं, जो कवि उस समय के हुआ करते थे, वो कहाँ को बिलोंग करते थे, यूपी के कुछ पर्टिकुलर जगहों को बिलोंग करते थे और उनके कुछ लोकप्रिय या फिर उपनाम हुए हैं। सबसे पहले है मलिक मोहम्मद। इनको जायसी नाम से, उपनाम से लोकप्रिय हैं ये। मलिक मोहम्मद जायसी कंबाइंड नाम आपने जाना होगा। फिर इसके बाद अमीर खुसरो आते हैं जिनको तूतिए हिंद कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी जिनको निराला कहा जाता है और महाप्राण भी कहा जाता है, ठीक है। तो आपने पूरा नाम पढ़ा होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठीक है। नेक्स्ट है हरबंस राय, इनको बच्चन, ठीक है, बच्चन टाइटल लिया गया है इनके द्वारा। इसके बाद आता है राजा शिव प्रसाद जिनको सितारे हिंद कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, इनको हिंदी नव जागरण के अग्रदूत कहा जाता है। तुलसीदास हिंदी के जातीय कवि थे। महादेवी वर्मा जो है ये आधुनिक युग की मीरा थी। धनपद राय जो थे, इनका लोकप्रिय नाम जो है वो है मुंशी प्रेमचंद्र, ठीक है। ये सभी जो है इनके उपनाम हैं, लोकप्रिय नाम हैं, इनके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद कुछ साहित्यिक व्यक्तित्व हैं जिनके जन्म स्थान से रिलेटेड भी एक डेटा आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पे व्यक्तित्व हैं और उनके जन्म स्थान हैं। जैसे कबीर दास, इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। सूरदास का जन्म हुआ था मथुरा में। सीही नामक जगह है, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था मथुरा में। तुलसीदास का जन्म हुआ था चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट, राजापुर ग्राम चित्रकूट। इसके बाद आता है रविदास, ये वाराणसी में जन्मे थे। इसके बाद आता है भूषण, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कानपुर से रिलेटेड है। जगन्नाथ दास रत्नाकर, वाराणसी से। इसके बाद आता है, फिर नेक्स्ट है लल्लू लाल।
ये आगरा में जन्मे थे। मुंशी प्रेमचंद इम्पॉर्टेंट है, वाराणसी में जन्मे थे। भारतेंदु हरीशचंद्र, ये भी वाराणसी में जन्म हुआ था इनका। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उन्नाव में जन्म हुआ था इनका। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद से थी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद वाराणसी के थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जो थे ये रायबरेली से थे। मैथिली शरण गुप्त झांसी से थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती के थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बलिया से थे। सच्चिदानंद वत्स्यायन अज्ञेय नाम से जाने जाते हैं, कुशीनगर के थे। फिर आता है वृंदावन लाल वर्मा, यहाँ पे ये झांसी से संबंधित है। इसके बाद डॉक्टर संपूर्णानंद वाराणसी। राहुल संकृत्यायन आजमगढ़ के थे। धर्मवीर भारती ये प्रयागराज से थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो राहुल सांकृत्यायन है इनका बिहार में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल दिखता है। वहाँ पे भी जो भी स्वतंत्रता की संग्राम हुए हैं उनमें इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। किसान सभा में भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान देखा गया है बिहार से संबंधित। ठीक है, तो इनका जन्म जो है ये आजमगढ़ में हुआ था। इसके बाद धर्मवीर भारती आते हैं, इनका जन्म हुआ है प्रयागराज में। ठीक है, इसके बाद कुछ प्रमुख जनजातियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यूपी की प्रमुख जनजाति में जो सबसे ज़्यादा जनजाति वाला क्षेत्र है यानी कि एसटी वाला क्षेत्र है, शेड्यूल्ड ट्राइब वाला। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाए जाते हैं। सोनभद्र मिर्ज़ापुर में जो प्रमुख जनजातियां हैं ये हैं पांखा, पानिका, अगरिया, पटारी, चेरो, भुइया, पहरिया और बैगा। अभी यहाँ पे ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से कुछ भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, सभी इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। फिर से रिपीट करती हूँ मैं, पानखा, पानिका, अगरिया, पहरिया, एक साथ याद कर लीजिए, अगरिया और पहरिया। फिर आता है पटारी, चेरो, भुइया और बैगा। ये सभी जनजाति जो है ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर से रिलेटेड है। एक और जनजाति है सहरिया, ये ललितपुर से रिलेटेड है। इसको भी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर अगर लिखा हो तो इसको उसमें भी कंसीडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने अलग से मेंशन किया, इसको ललितपुर से रिलेटेड सहरिया है, लेकिन आप लोग कंबाइन करके भी याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी और सोनभद्र में जो इम्पॉर्टेंट जनजाति पाई जाती है यह है खरवार। ठीक है, तो खरवार जो है या खेवार जो है ये इस एरिया में पाई जाती है, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, वाराणसी और सोनभद्र वाले रीजन में। इसके बाद कुछ प्रमुख जनजातियां जो कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़ में पाई जाती है, यानी कि पूर्वांचल में पाई जाती है। ये सभी जनजाति हैं गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड। ठीक है, तो यहाँ पे गोंड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, धुरिया भी इम्पॉर्टेंट है, नायक इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी आप कुछ स्किप मत करिए, सब कुछ याद करिए। पठारी जो है ये भी याद कर सकते हैं, राजगोंड भी याद किया जा सकता है। ये सभी जो है ये पूर्वांचल से रिलेटेड जनजातियाँ हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टेबल है यह है कुछ ताप विद्युत गृह यानी कि थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में बताया है। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट, तो यहाँ पे दो तरह के थर्मल पावर प्लांट होते हैं। एक गैस आधारित होता है जिसमें प्राकृतिक गैस का यूज़ किया जाता है और उससे स्टीम बनाई जाती है, भाप बनाई जाती है, जिससे टरबाइन जो है वो चलती है और इस तरह से एक कंप्लीट प्रोसेस होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो ये ताप विद्युत गृह जो होते हैं ये एक टाइप मैंने आपको बताया जिसमें नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक गैसों का यूज़ होता है। दूसरा होता है कोयला आधारित, जिसमें कोयले की मदद से जो टरबाइन है, कोयले से भाप निकलती है, उसके बाद मतलब कोयले की गर्मी से पानी को गर्म किया जाता है और उससे भाप जो निकलती है उससे टरबाइन चलाए जाते हैं। स्टीम टरबाइन होती है जो स्टीम से वर्क करती है और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो गैस आधारित जो थर्मल पावर प्लांट हैं ये यूपी में 3 हैं, तीनों के नाम आपको पता होने चाहिए। गैस आधारित ताप विद्युत गृह में सबसे पहला नाम है आंवला का, आंवला बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है औरैया, औरैया में ही स्थित है, और दादरी। ठीक है, दादरी जो है ये गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। ठीक है, ये तीनों ही गैस आधारित ताप विद्युत गृह हैं यानी कि थर्मल पावर प्लांट विच इज़ बेस्ड ऑन गैस। ठीक है, इसके बाद आता है ऊंचाहार। ऊंचाहार जो है ये रायबरेली में स्थित है।
ठीक है। इसको फिरोज़ गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट भी कहा जाता है, रायबरेली में स्थित है। इसके बाद आता है टांडा थर्मल पावर प्लांट, ये अंबेडकर नगर में स्थित है। यहाँ पे अंबेडकर नगर भी आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है राजा थर्मल पावर प्लांट, ये शाहजहाँपुर में है। ठीक है, तो राजा शाहजहाँपुर में स्थित है राजा थर्मल पावर प्लांट। इसके बाद आता है परीक्षा थर्मल पावर प्लांट, ये झांसी में स्थित है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद आता है घाटमपुर, घाटमपुर जो है ये कानपुर में स्थित है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट, सिंगरौली थर्मल पावर प्लांट, रिहंद थर्मल पावर प्लांट, अनपरा थर्मल पावर प्लांट, ये सभी जो हैं ये सोनभद्र में स्थित हैं। ठीक है, तो ये चारों का नाम आप लोग याद कर सकते हैं, ओबरा, सिंगरौली, रिहंद, अनपरा। ठीक है, इसके बाद आता है हरदुआगंज थर्मल पावर प्लांट जो कि अलीगढ़ में स्थित है। मेजा थर्मल पावर प्लांट, वेरी इंपॉर्टेंट, मेजा थर्मल पावर प्लांट है जो कि प्रयागराज में स्थित है, इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा डेटा एक दिन में प्रोवाइड कर दिया जाए तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, इसलिए मैंने कम डेटा ही प्रोवाइड किया है। इसको कोशिश करिएगा ज़्यादा से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कल के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन से। ठीक है, तो जो भी मिनरल या फिर मिनरल ओर पाए जाते हैं यहाँ पे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना स्किप मत किया करिए, क्योंकि इससे आपकी जो प्रिपरेशन होती है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और साथ ही आप कॉन्शियस माइंड्स के साथ फोकस होके लेक्चर को समझ पाते हैं, लेक्चर को पढ़ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, ओबरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? नेक्स्ट है मेजा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? ठीक है, मेजा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? अमीर खुसरो का लोकप्रिय नाम क्या है? ठीक है, ठीक। इसके बाद है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका भी आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा। इसके बाद है गोंड जनजाति जो है ये कहाँ से संबंधित है? ठीक है, यूपी के किस रीजन से संबंधित है गोंड जनजाति? नेक्स्ट है चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? ठीक है, और साथ ही आपको बुंदेलखंड रीजन के 2 नृत्य के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपसे ज़्यादा पूछे हैं, फिर से कह रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर करने से ही आपकी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग होगी। सिर्फ नोट्स पढ़ लेने से या फिर जो वीडियो में पढ़ाया जा रहा है उसको बस सुन लेने से आपकी तैयारी जो है वो अच्छी नहीं हो सकती। आपकी प्रिपरेशन तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब आप खुद से कॉन्शियस माइंड से, खुद से एकाग्रता के साथ पढ़ते हैं, जो भी आपको बोला जा रहा है उसको आप लोग लिखते हैं, क्वेश्चन जो है वो दिमाग में फॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हमने ये पढ़ा था, तो ये जो पर्टिकुलर नृत्य पूछा गया है ये कहाँ से, जो हमने लेक्चर पढ़ा है ये कहाँ से था। ठीक है, तो जब तक आप खुद से ये प्रश्न नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रिपरेशन जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे करना ये है कि जो भी आपको डेटा प्रोवाइड किया जाता है खुद से एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स में जितना भी एक पॉइंट आप लोग की पॉइंट की तरह लिख सकते हैं उसको लिखने की कोशिश करिए। बहुत स्टोरी नहीं लिखना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे जो भी मैं यूपी स्पेशल में पढ़ा रही हूँ आपको, वो मैं कोशिश कर रही हूँ कि शॉर्ट में पढ़ाया जाए, टेबल के फॉर्म में पढ़ाया जाए, क्योंकि शायद वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा स्टे करती है दिमाग में। अगर मैं आपको ये पूरा स्टोरी की तरह पढ़ाऊँगी, बहुत सारी लाइन्स में लिखा होगा और डेटा काफ़ी कम होगा, तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होने के चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए टेबल के माध्यम से खुद भी अगर आप लोग नोट्स बनाते हैं, किसी भी सब्जेक्ट का बनाते हैं, तो कोशिश ये किया करिए कि शॉर्ट में नोट्स बनाया करिए, जिससे रिवाइज करने में आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन सभी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर से करिएगा। इसके साथ ही जो भी आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज़ और जो भी आप लोग क्विज़ कर सकते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से संबंधित तो जो भी प्रश्न आपको मिलते हैं इनको सॉल्व करने की कोशिश करिए, इनको करने की कोशिश करिए और उसके भी एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। ठीक है, अभी जो भी मैंने आपको जनजाति बताई है, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही जनजाति होती है। ठीक है, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट जनजाति है,
कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं सब कुछ इंक्लूड करूं, बट अगर कुछ छूट जाती है तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप प्रश्न सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है ये कंप्लीट हो भी सकता है, बट इसमें कुछ मिसिंग भी हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस जो होते हैं वो हर साल अपडेट होते हैं और हर साल अपडेशन के साथ कुछ नए डेटा भी ऐड ऑन होते हैं, ठीक है। तो वो जो नया डेटा आप लोग तभी ऐड करेंगे जब आप लोग क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बेसिक एम यही है कि कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा, जो भी आपको डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है उसको याद करने की कोशिश करिए और हर दिन रिवाइज करते रहिए, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।